नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 अधिसूचित किए। ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप और ICIMOD ने गंगा के बेसिन वॉर प्रबंधन पर रिपोर्ट्स जारी की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी की। एक अध्ययन के अनुसार जिब्राल्टर सबडक्शन जोन अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में अधिक उपज वाली पूसा बासमती की किस्मों की अवैध खेती करने पर आपत्ति प्रकट की। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने भारत में आय और संपत्ति असमानता 1922 से 2023 शीर्षक से अध्ययन प्रकाशित किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नियमों में संशोधन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके ऐसा किया है। नए नियमों ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में संशोधन किए हैं। आइए अब हम नए संशोधनों पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य तय करेगा। ये मूल्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का पालन नहीं करने पर बाध्यकारी संस्थाओं पर आरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के क्रमशः 100% और 30% के समतुल्य होंगे। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से आशय है कि किसी उत्पाद की उपयोग अवधि की समाप्ति तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन हेतु निर्माता की जिम्मेदारी होगी। पंजीकृत संस्थाओं के बीच EPR प्रमाण पत्रों का लेन देन मूल्य उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के बीच होगा। ये कार्य समर्पित पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तय करने व एकत्र करने हेतु दिशा निर्देश तैयार करने और सिफारिश करने की जिम्मेदारी CPCB की होगी। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य हैं पुनर्चक्रण के जरिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, साथ ही अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करना, अपशिष्ट बैटरियों को संग्रह करने एवं पुनर्चक्रण या नवीनीकरण में नए उद्योगों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के माध्यम से प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत को लागू करना, बैटरी निर्माण में नए कच्चे माल के उपयोग पर निर्भरता को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करना। बढ़ते हैं दूसरी मुख्य खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप यानी AWP और ICIMOD ने गंगा के बेसिन वॉर प्रबंधन पर रिपोर्ट्स जारी की। AWP और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD ने साल 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा के बेसिन वॉर प्रबंधन के लिए चुनौतियों एवं अवसरों का विश्लेषण करना है। आइए अब गंगा बेसिन प्रबंधन से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इस ओर सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। इसमें विविध जटिलताएं मौजूद हैं, जैसे बेसिन का विशाल आकार सामंजस्यपूर्ण गवर्नेंस में बाधा उत्पन्न करता है, लैंगिक समस्याएं, गरीबी, सामाजिक असमानता, जलवायु परिवर्तन आदि। अगला है खंडित गवर्नेंस व्यवस्था। दरअसल बेसिन वॉर सहयोग को बढ़ाने वाले किसी बहुपक्षीय समझौते का अभाव है। वहीं द्विपक्षीय समझौते बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अल्पकालिक लक्ष्यों पर ही केंद्रित हैं। अगला है पर्याप्त डेटा की अनुपलब्धता। ये अनुपलब्धता अलग अलग जेंडर के व्यक्तियों, देशज समुदायों, वंचित वर्गों आदि के अनुभवों के स्तर पर अधिक देखने को मिलती है। अगर इस ओर मौजूद अवसरों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन बेसिन वॉर एकीकृत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अवसर भी प्रदान करता है। मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों में बेसिन स्तरीय मुद्दों का उल्लेख किया गया है या उन मुद्दों को स्वीकार किया गया है। साथ ही ये समझौते समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे साल 2011 में संपन्न हुए भारत और बांग्लादेश के बीच विकास के लिए सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते में जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा जैसे बेसिन स्तरीय मुद्दों का उल्लेख किया गया है। इस समस्या को सुलझाने हेतु पेश की गई सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। बेसिन के प्रमुख मुद्दों को समग्र बेसिन की राजनीतिक व्यवस्था से अलग करना चाहिए।
बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों का विस्तार करना चाहिए, अनुसंधान के विस्तार और डेटा संग्रह एवं उन्हें साझा करने का समर्थन करना चाहिए और अंत में स्थानीय स्तर पर सहयोग को बढ़ाने के लिए सामुदायिक समूहों की क्षमता को भी मजबूत करना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की तरफ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी की। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। ये मौसम विज्ञान, परिचालनात्मक, जल विज्ञान एवं संबंधित भूभौतिकी विज्ञान विषयों से संबंधित एजेंसी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर, धरातलीय तापमान वृद्धि जैसे जलवायु संकेतकों ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साथ ही ये रिपोर्ट दुनिया भर में जलवायु कार्रवाई संबंधी वित्त पोषण की स्थिति को भी रेखांकित करती है। सबसे पहले जलवायु वित्त पोषण की वर्तमान स्थिति को समझते हैं। जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए वित्त पोषण 2021-22 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। ये 2019-20 के स्तर की तुलना में लगभग 2 गुना है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान और भारत को कुल वित्त पोषण में वृद्धि का 90% हिस्सा प्राप्त हुआ है। वैश्विक ताप वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जलवायु संबंधी कार्रवाई में वित्तीय निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इस निवेश में 2030 तक वर्तमान की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और जलवायु वित्त पोषण के समक्ष वर्तमान चुनौतियों को समझते हैं। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन रणनीतियां पर्याप्त नहीं होने के कारण अधिक सक्रिय कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सक्रियता में कमी के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। जलवायु परिवर्तन का अधिक खतरा झेल रहे देशों में तथा कृषि एवं उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शमन क्षमता होने के बावजूद भी इन्हें बहुत कम वित्त पोषण प्राप्त हो रहा है और निजी क्षेत्र की अनुकूलन संबंधी कार्रवाइयों का अभी भी बेहतर तरीके से लाभ नहीं उठाया जा रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। इसके तहत वित्त पोषण व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत बताई गई है। इसके लिए रियायती वित्त प्रदान करने एवं वित्तीय जोखिम को कम करने पर अधिक ध्यान देने, जलवायु और विकास संबंधी आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बनाने आदि की जरूरत है। प्रभावी नीतियों और विनियामक फ्रेमवर्क के जरिए घरेलू स्तर पर पूंजी जुटाने की भी आवश्यकता है। जलवायु कार्रवाई की दिशा में होने वाली प्रगति को मापने और प्रबंधित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण और विस्तृत डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा डेटा तक पहुंच में सुधार करने की भी आवश्यकता है। आखिर में जलवायु वित्त पोषण में सुधार के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन में वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। फ्रांस की AFD 2050 फैसिलिटी के तहत पेरिस समझौते को लागू करने के लिए लगभग 30 विकासशील देशों का समर्थन किया जा रहा है और विकासशील देशों को न्यायसंगत तरीके से स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को तेजी से अपनाने में मदद करने के लिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप यानी JETP की शुरुआत भी की गई है। बढ़ते हैं चौथी मुख्य खबर की तरफ। एक अध्ययन के अनुसार जिब्राल्टर सबडक्शन जोन अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रहा है। सबडक्शन जोन्स यानी SZs या बेनियोफ जोन्स अभिसरण यानी कन्वर्जेंट प्लेट सीमाओं के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां एक विवर्तनिक प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट दूसरी विवर्तनिक प्लेट के नीचे खिसकती है और मेंटल में जाकर मिलती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन या प्रविष्ठन कहा जाता है। सबडक्शन की शुरुआत विल्सन चक्र की मौलिक विशेषता है। समुद्र नितल के प्रसार व सबडक्शन के कारण महासागरीय बेसिनों का क्रमशः बार बार खुलना व बंद होना ही विल्सन चक्र कहलाता है। सबडक्शन से गहरे गर्त, भूकंप और ज्वालामुखियों की उत्पत्ति होती है। ये ज्वालामुखी महासागरों में प्रायः अभिसरण सीमा के साथ साथ द्वीपीय चाप का भी निर्माण करते हैं। सबसे पहले अटलांटिक में सबडक्शन जोन्स के बारे में विस्तार से बात करते हैं। वैज्ञानिक अटलांटिक जैसे परिपक्व महासागरों में सबडक्शन जोन का बनना एक दुर्लभ परिघटना मानते हैं। उल्लेखनीय है कि अटलांटिक का निर्माण सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से हुआ है। इसे दुर्लभ परिघटना इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ऐसे अत्यंत प्राचीन महासागरों में पाए जाने वाले स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर अधिक मोटे और कठोर होते हैं। इस कारण ये आसानी से टूटते और मुड़ते नहीं हैं।
अप्रतिरोधी किनारों से घिरे महासागरों में सबडक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए इनका टूटना और मुड़ना एक पूर्व शर्त होती है। इसके बावजूद भी अटलांटिक में दो पूर्ण विकसित सबडक्शन जोन्स पाए गए हैं। ये हैं लेसर एंटीलीज और स्कॉटिया आर्क्स। इसके तीसरे सबडक्शन जोन जिब्राल्टर आर्क के विकास की गति पिछले कुछ वर्षों में काफी धीमी हो गई थी। इससे इस दुविधा को बढ़ावा मिला था कि ये सक्रिय है अथवा नहीं। अब हम इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। जिब्राल्टर सबडक्शन अभी भी सक्रिय अवस्था में है और ये लंबी निष्क्रियता की अवधि के बाद अटलांटिक में आगे विस्तारित हो जाएगा। एक सिकुड़ते महासागर यानी लिगुरियन से शुरू होने वाला सबडक्शन जोन एक संकीर्ण समुद्री गलियारे के माध्यम से नए खुलते हुए महासागर यानी अटलांटिक में प्रवेश कर सकता है। बढ़ते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में अधिक उपज वाली पूसा बासमती की किस्मों की अवैध खेती करने पर आपत्ति प्रकट की। पाकिस्तान में भारत की उच्च उपज वाली पूसा बासमती की किस्मों की गैर कानूनी रूप से खेती की जा रही है। साथ ही पाकिस्तान ने इन किस्मों का आधिकारिक रूप से पंजीकरण भी किया हुआ है। IARI के वैज्ञानिकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले बात करते हैं बासमती चावल के बारे में। बासमती को सुगंधित मोती के रूप में भी जाना जाता है। ये लंबे दाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। इसे कई सदियों से मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी में उगाया जाता रहा है। वर्तमान में इसकी खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में की जाती है। बासमती चावल की किस्मों को लंबे समय तक धूप, उच्च आर्द्रता और सुनिश्चित सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब तक बासमती चावल की 34 किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित किया गया है। पूसा बासमती की जिन किस्मों को मूल रूप से IARI ने विकसित किया है और जिनकी पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से खेती की जा रही है, वे किस्में हैं पूसा बासमती 1121 यानी PB 1121। ये अपने दानों के कर्नेल की अधिक लंबाई के लिए जानी जाती है। दूसरी किस्म है PB 1509। इस किस्म की फसल 115 से 120 दिनों में पककर तैयार होती है। वहीं अधिक उपज देने वाली बासमती की अन्य किस्मों को 135 से 145 दिन लगते हैं। PB 1847, PB 1885 और PB 1886 इनमें बैक्टीरियल ब्लाइट और राइस ब्लास्ट फंगल रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसकी कानूनी सुरक्षा पर भी एक नजर डालते हैं। IARI द्वारा विकसित इन सभी किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम बुआई या रोपण के लिए अधिसूचित फसल प्रजातियों या किस्मों के बीजों के निर्यात और आयात पर प्रतिबंध लगाता है। ये किस्में पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत भी पंजीकृत हैं। इस अधिनियम के तहत केवल भारतीय किसानों को ही किसी भी संरक्षित या पंजीकृत किस्म के बीज बोने, बचाने, दोबारा बोने, विनिमय करने या साझा करने की अनुमति दी गई है। इस अधिनियम में नई किस्म का विकास करने वाले ब्रीडर के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। भारत से बासमती चावल का निर्यात कहां-कहां होता है, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत दुनिया में बासमती चावल का अग्रणी निर्यातक देश है। बासमती चावल का निर्यात सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को किया जाता है। इन देशों के लोग परबॉइल्ड राइस खाना पसंद करते हैं। परबॉइल्ड राइस के दाने सख्त होते हैं। उन्हें लंबी अवधि तक पकाने पर उनके टूटने की संभावना कम रहती है। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की तरफ। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने भारत में आय और संपत्ति असमानता 1922 से 2023 शीर्षक से अध्ययन प्रकाशित किया। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है। ये असमानता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा देने वाली सार्वजनिक नीतियों के अध्ययन पर भी केंद्रित है। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1980 के दशक की शुरुआत तक असमानता में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद की अवधि में असमानता बढ़ना शुरू हुई और 2000 के दशक की शुरुआत से इसमें काफी वृद्धि दर्ज की गई।
साल 2023 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे धनी नागरिकों के पास देश की 40.1% संपत्ति है। भारत के शीर्ष 1% समृद्ध लोगों की आय दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों के शीर्ष 1% समृद्ध लोगों की आय से भी अधिक है। अब बात करते हैं चरम असमानता से जुड़ी चिंताओं के बारे में। यह समाज और सरकार पर धनी लोगों के असमान प्रभाव को बढ़ावा देती है। इससे प्लूटोक्रेसी यानी धनी वर्ग का राजतंत्र को बढ़ावा मिलता है। गरीब लोगों के लिए गरीबी के दुष्चक्र से निकलना अधिक कठिन होता है, क्योंकि उनके पास समान अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। यह समग्र आर्थिक समृद्धि को कम करती है। आय की असमानता दूर करने के लिए अध्ययन में की गई सिफारिशों को समझते हैं। आर्थिक डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में व्यापक सार्वजनिक निवेश करने की आवश्यकता है। इससे औसत भारतीय के रहन सहन में सुधार होगा। आय और संपत्ति दोनों को ध्यान में रखते हुए टैक्स कोड का पुनर्गठन करना चाहिए। सबसे धनी परिवारों की कुल संपत्ति पर 2% का सुपर टैक्स भी लगाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है फणींद्र नाथ घोष। देश ने फणींद्र नाथ घोष की जयंती मनाई। श्री घोष चारूचंद्र घोष के पुत्र थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सेरामपुर में हुआ था। उन्होंने हुगली जिले में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे JN लाहिड़ी के साथ युगांतर नामक क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। वे सेरामपुर में गुप्त समिति के सक्रिय सदस्य भी थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे गांधी जी के दर्शन के प्रति गहनता से प्रतिबद्ध थे। भारत सरकार ने उन्हें 1972 में ताम्रपत्र से सम्मानित किया था। हम श्री फणींद्र नाथ घोष जी से दृढ़ विश्वास, साहस, देश प्रेम, नेतृत्व आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत नामांकन दाखिल करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री राहत कोष से किए जाने वाले कुछ आपातकालीन कार्यों को आदर्श आचार संहिता के दायरे से मुक्त कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के तीसरे संस्करण को संबोधित किया। समिट फॉर डेमोक्रेसी अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत दिसंबर 2021 में की गई थी। चीनी वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। जिस प्रकार प्रकाश फोटॉन नामक कई कणों से मिलकर बना होता है, उसी तरह ध्वनि भी फोनन नामक कणों से मिलकर बनी है। सुप्रीम कोर्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गैर कोर पर्यावासों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के तहत फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और उसके परियोजना भागीदारों ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए प्रोजेक्ट गया का अनावरण किया है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की
पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।